खेल शुरू होने से पहले एक जरूरी सूचना दी जाती है। यह 2006 में रिलीज हुई फिल्म है। इसे देश की डरावनी फिल्मों में सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन दूसरी भूतिया फिल्मों से अलग इसकी कहानी यह बताती है कि इंसान खुद भूत बनना चाहता है। कहानी की शुरुआत में एक रहस्यमय शोध दल दुनिया के पहले भूत को खोज लेता है। दल का प्रमुख, जिसका नाम हाशिमोतो है, इस भूत के बनने का कारण जानना चाहता है। इसलिए वह एक पूर्व सैनिक आडोंग को जांच के लिए बुलाता है। आडोंग से पूछा जाता है, क्या तुम भूतों पर विश्वास करते हो? कोई भी सामान्य इंसान भूतों पर विश्वास नहीं करता, खासकर आडोंग जैसा अनुभवी सैनिक तो बिल्कुल नहीं। उसे यकीन दिलाने के लिए हाशिमोतो उसे एक कांच की खिड़की के सामने ले जाता है। सामने का कमरा बिल्कुल खाली दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी आंखों पर एक खास तरल पदार्थ छिड़का जाता है तो आडोंग अचानक देखता है कि उसी खाली कमरे के कोने में एक छोटा लड़का सिकुड़कर बैठा है। कुछ ही देर बाद वह लड़का उठता है, खिड़की के पास जाता है, एक सेब उठाकर उसमें एक कौर खाता है, फिर बाहर देखता हुआ अपने होंठ हिलाता रहता है, मानो खुद से बात कर रहा हो। आडोंग होंठ पड़ सकता है, लेकिन हाशिमोतो को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि इसी वजह से उसने आडोंग को बुलाया था। जब आडोंग बाहर देखता है तो उसे सिर्फ बादल भरा आसमान दिखता है, बारिश नहीं हो रही होती। तभी सहायक उपकरण चलाकर कमरे का टीवी चालू करता है, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं होता। वह फिर से कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। सहायक बताता है कि यह लड़का हर दिन अपनी मौत से पहले की हरकतें दोहराता है, उसे बाहर की दुनिया में हो रहे बदलाव का एहसास नहीं होता। तभी आडोंग देखता है कि लड़के की आत्मा दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के हैंडल को छूता है वह पीछे की ओर उछल जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हाशिमोतो ने दरवाजे पर एक खास पदार्थ लगाया है जिसे ड्रीम स्पंज कहा जाता है। यह उसका नया आविष्कार है। यह प्राकृतिक ऊर्जा को सोख सकता है और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम कर सकता है। हाशिमोतो के अनुसार भूत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। यदि यह पदार्थ पर्याप्त भूतिया ऊर्जा सोख ले तो यह इंसानों को भी धरती के खिंचाव से मुक्त कर सकता है। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य है यह पता लगाना कि यह भूत कैसे बना, ताकि वे और भी भूत बना सकें। काफी समझाने के बाद आडोंग जांच में मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जांच शुरू होने से पहले उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। यह मासूम दिखने वाला भूत दरअसल किसी की जान ले चुका है। असल में शोध दल ने भूतों को खोजने के लिए एक विदेशी फोटोग्राफर को काम पर रखा था। उसे खास फिल्म रोल दिया गया था जिस पर वही ड्रीम स्पंज लगाया गया था। उसे अलग अलग डरावने घरों में जाकर तस्वीरें लेनी थीं। यदि कमरे में भूत होगा तो वह तस्वीर में जरूर दिखाई देगा। फोटोग्राफर को लगा था कि इस बार भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब उसने कमरे के कोने की तस्वीर ली तो फिल्म में धीरे धीरे एक लड़के की आकृति उभर आई। वह हैरान रह गया। उसे सच में भूत की तस्वीर मिल गई थी। वह तुरंत उस कोने की ओर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक एक साया उसके सामने से गुजरा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन आडोंग को लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है। वह अपने 2 सहायकों के साथ उस जगह पर जाता है और दोबारा जांच करता है। उसे नया सुराग मिलता है। फोटोग्राफर के दिल पर एक बच्चे की उंगलियों के निशान थे। इसका मतलब यह काम उसी लड़के की आत्मा ने किया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह मार सकता है तो उसने अब तक हाशिमोतो और बाकी लोगों को क्यों नहीं मारा? यह सोचकर आडोंग पूरी घटना का एक अनुमान लगाता है। वह मानता है कि जब फोटोग्राफर ने तस्वीर देखी तभी से सब कुछ बदल गया। फोटोग्राफर ने फोटो देखने के बाद जरूर अनजाने में उस जगह की ओर देखा होगा जहां वह लड़का खड़ा था। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि इंसान और भूत की नजरें आपस में मिली हों। शायद लड़के को यह पसंद नहीं था कि कोई उसे देखे। जब सब लोग फोटोग्राफर की मौत की जांच कर रहे थे तभी दल का एक और सहायक, जिसका नाम शानसाई था, सबके बाहर जाने पर चुपचाप उस लड़के की आत्मा को चुराने की योजना बनाता है। वह तरल रूप में बदले गए ड्रीम स्पंज को एक अखबार पर छिड़कता है। फिर वह डरावने घर के अंदर जाता है और लड़के की आत्मा को उस अखबार में कैद कर लेता है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि हाशिमोतो अचानक प्रयोगशाला में लौट आएगा। हाशिमोतो बिना सोचे समझे उसे उसी भूत वाले घर में बंद कर देता है। तब शानसाई समझ जाता है कि हाशिमोतो पहले से जानता था कि वह इस शोध को चुराना चाहता है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे मौका दिया ताकि चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जा सके। लेकिन हाशिमोतो को यह उम्मीद नहीं थी कि शानसाई लड़के की आत्मा को भी चुरा ले जाएगा। तभी आडोंग और बाकी लोग वापस आ जाते हैं। शानसाई फिर भी जिद करता है कि लड़के की आत्मा खुद ही गायब हो गई, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। वह अपनी जैकेट खोलकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन आडोंग की नजर जमीन पर पड़े आधे फटे अखबार पर पड़ चुकी थी। उसे समझ में आ जाता है कि शानसाई ने ड्रीम स्पंज की मदद से लड़के को अखबार में छिपाया है।
इसका मतलब लड़का उसकी जेब में ही होगा। जब शानसाई की चाल पकड़ी जाती है तो वह मजबूर होकर अखबार खोलता है, लेकिन अंदर लड़का नहीं होता। उसी समय आडोंग और बाकी लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। आडोंग चिल्लाकर कहता है, ध्यान से सुनो, अपनी बाईं ओर बिल्कुल मत देखना, बिल्कुल भी मत मुड़ना। लेकिन चेतावनी सुनकर भी शानसाई जिद में बाईं ओर देख लेता है। अगले ही पल उसकी पीठ पर बैठे भूत से उसकी आंखें मिल जाती हैं। तभी लड़के के माथे से एक पतली लंबी रेखा निकलती है। उसकी बाहें ठोस रूप ले लेती हैं और वह शानसाई का गला जोर से दबा देता है। जब तक आडोंग दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तब तक शानसाई मर चुका होता है और वह लड़का मानो कुछ हुआ ही न हो खिड़की के पास शांत खड़ा रहता है। आडोंग मजबूर होकर शानसाई के शव को बाहर ले जाता है, लेकिन तभी एक और अजीब घटना होती है। शानसाई की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वह खड़ी होकर हाशिमोतो की ओर देखती है, लेकिन जैसे ही वह चलने की कोशिश करती है वह अचानक हवा में गायब हो जाती है। हाशिमोतो सबको बताता है कि आमतौर पर मौत के बाद आत्मा थोड़े समय के लिए रुकती है और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की आत्मा लंबे समय तक रह जाती है, जैसे वह छोटा लड़का। और अधिक जानकारी पाने के लिए वे लोग भूत वाले घर का दरवाजा खोल देते हैं और लड़के को बाहर जाने देते हैं ताकि देखें वह कहाँ जाता है। लड़का कमरे से निकल जाता है। आडोंग थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चलता है। इंसान और भूत पूरा एक दिन चलते रहते हैं। आखिर वे एक स्कूल पहुंचते हैं। आडोंग अनुमान लगाता है कि यही लड़के का पुराना स्कूल होगा। लड़का कक्षा में जाता है, एक मेज पर बैठता है मानो पढ़ाई कर रहा हो। कुछ देर बाद वह जल्दी जल्दी स्कूल के गलियारे में आता है। तभी आडोंग हैरान रह जाता है। लड़के की गर्दन पर अचानक बड़े बड़े सूजन जैसे गांठें दिखाई देती हैं। आडोंग सोच ही रहा होता है कि अचानक लड़का ऊपर से नीचे गिर जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है। फिर वह दोबारा उठ खड़ा होता है और खेल के मैदान के किनारे बैठ जाता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे घर ले जाए। वह अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछता है। फिर वह अकेले बस स्टॉप की ओर चला जाता है। आडोंग सोचता है कि बस आने में अभी समय है, तब तक सामने की दुकान से कुछ खा लिया जाए। लेकिन तभी एक नशे में धुत आदमी लड़के के सामने आकर पेशाब करने लगता है। उसकी नजर सीधे लड़के से मिल जाती है। लड़का तुरंत अपने हाथ उठाता है और उस आदमी की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। आडोंग तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है। वह ड्रीम स्पंज के तरल को गोलियों पर छिड़कता है और लड़के पर लगातार कई गोलियां चलाता है। वह किसी तरह उस शराबी आदमी को बचा लेता है, लेकिन गोली चलने की आवाज से गश्त कर रही पुलिस वहां आ जाती है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि जब लड़के को महसूस होता है कि आडोंग उसे नुकसान पहुंचा रहा है तो वह सीधे उसके सामने आ जाता है। अच्छी बात यह थी कि आडोंग पहले विशेष सैनिक रह चुका था। उसका मन बहुत मजबूत था। जब लड़का उसके कंधों को पकड़कर अपना माथा उसके माथे से सटा देता है तब भी आडोंग उसकी आंखों में नहीं देखता। आखिरकार लड़का पीछे हट जाता है, लेकिन जैसे ही आडोंग राहत की सांस लेता है और लड़के के पीछे चलने की तैयारी करता है तभी एक पुलिस वाला उसके पीछे से गोली चला देता है। आडोंग ने पहले से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, फिर भी पुलिस उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लेती है। उसी समय आडोंग देखता है कि लड़के के पैरों के नीचे एक हल्की सी पतली डोरी दिखाई दे रही है। क्या इस डोरी में कोई राज छिपा है? अगली सुबह हाशिमोतो अपने संबंधों का इस्तेमाल करके आडोंग को जमानत पर छुड़ा लेता है। थाने से निकलते ही आडोंग सीधे लड़के के स्कूल पहुंचता है। उसे लगा था कि पहचान पता करने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि स्कूल बनने के बाद से वह अकेला छात्र था जिसने इमारत से कूदकर आत्महत्या की थी। इस वजह से शिक्षक उसे अच्छी तरह याद रखते थे। शिक्षकों से आडोंग को पता चलता है कि लड़के का नाम चेन याओशी था। उसे एक गंभीर बीमारी थी जिसमें उसकी गर्दन पर बड़े बड़े गांठ जैसे सूजन हो जाते थे। इस बीमारी का इलाज संभव नहीं था, इसी कारण उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। आखिरकार वह तानों से परेशान होकर स्कूल की इमारत से कूद गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय उसकी माँ भी वहीं मौजूद थी। वह अपने घायल बेटे को बचाने के बजाय उसे मारने की कोशिश करने लगी। अगर शिक्षक समय पर उसे रोक न लेते तो याओशी उसी समय मर जाता। कुछ महीनों बाद उसकी माँ उसे गांव ले गई जहां वे फूलों की खेती करते थे। यह सुनकर आडोंग को शुआन घास नाम के फूल याद आते हैं जिनका जिक्र याओशी ने किया था। उसे शक होता है कि याओशी को उसकी माँ ने ही मारा और उसका शव फूलों के खेत में दफना दिया। इसलिए आडोंग, हाशिमोतो और बाकी लोग उस खेत में पहुंचते हैं और सचमुच वहां से याओशी का शव निकलता है। यह देखकर हाशिमोतो को अचानक समझ आ जाता है कि भूत बनने का कारण क्या है। वह बताता है कि उस फूलों के खेत के नीचे एक तेज विकिरण वाला क्षेत्र है जो लगातार शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा छोड़ता रहता है। याओशी का शव ठीक उसी जगह दफन था जो उस ऊर्जा का केंद्र था। साथ ही वह गहरे गुस्से और नफरत के साथ मरा था। इन दोनों कारणों ने मिलकर उसे एक अलग तरह का भूत बना दिया। अब जब उन्हें
भूत बनने का तरीका समझ आ गया तो अगला सवाल था कि उस लड़के की आत्मा का क्या किया जाए। लेकिन फैसला होने से पहले ही वे हैरान रह जाते हैं। लड़का प्रयोगशाला की कांच की दीवार पर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। इतने समय में यह पहली बार था जब उसने ऐसा व्यवहार किया। जब आ डोंग कांच के पास जाता है तो उसे फिर से वही पतली डोरी दिखाई देती है जो लड़के के पैरों से जुड़ी होती है। आ डोंग को लगता है कि यह डोरी साधारण नहीं है। वह उस डोरी का पीछा करता हुआ एक देखभाल केंद्र तक पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि डोरी का दूसरा सिरा याओशी की मां से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस, याओशी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय हाशिमोतो, जो भूतों पर शोध करना चाहता था, अचानक ड्रीम स्पंज का इस्तेमाल करके लड़के को अपने कब्जे में कर लेता है और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कमरे में सिर्फ उसकी लाठी रह जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात यह होती है कि मां की मौत के बाद उसकी आत्मा गायब नहीं होती। वह आडोंग के पास खड़ी रहती है। जब उसे समझ आता है कि आडोंग उसकी ओर नहीं देखेगा तो वह अजीब तरह से रेंगते हुए वहां से चली जाती है। आडोंग तुरंत नीचे भागता है और गाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। लेकिन कुछ ही पलों में वह उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है और अचानक हाशिमोतो के सहायक आ रेन के पास पहुंच जाती है। आ रेन अभी अभी एक होटल में नूडल्स खाकर उठा ही था कि उसे एक पतली डोरी दिखाई देती है। वह पतली डोरी नूडल्स के सूप के जरिए सीधे उसके माथे से जुड़ी हुई थी। अचानक याओशी की मां कटोरे के अंदर से बाहर निकल आती है। आरेन की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हाशिमोतो की एक और सहायक हे मेई भी वही पतली डोरी देख लेती है। यह दृश्य देखकर वह डर के मारे अपनी आंखें ढककर जमीन पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह हाथ हटाती है वह देखती है कि याओशी की मां उसके सामने पड़ी हुई है। जब आडोंग जल्दी से प्रयोगशाला लौटता है तब तक हे मेई भी मर चुकी होती है। अब आडोंग समझ जाता है कि याओशी की मां उन्हें इसलिए मार रही है ताकि अपने बेटे की आत्मा को वापस ले सके। अब सबसे जरूरी काम था असली दोषी हाशिमोतो को ढूंढना। किसी ने नहीं सोचा था कि हाशिमोतो इस समय एक निवेशक के घर की छत पर खड़ा होगा। हालांकि ड्रीम स्पंज का शोध सफल हो चुका था, लेकिन वह वहां दिखावा करने नहीं आया था, वह बदला लेने आया था। हाशिमोतो एक छोटा गिनती वाला यंत्र निकालता है। उस पर दिख रहे अंक उसके दिल में भरी नफरत को दर्शा रहे थे। वह अपने गुस्से में उस निवेशक को मार देता है। फिर वह याओशी के दफन स्थान पर जाता है और वहीं आत्महत्या करने की तैयारी करता है ताकि खुद भूत बन सके। असल में ड्रीम स्पंज पर उसका शोध सिर्फ एक बहाना था। उसका असली उद्देश्य खुद भूत बनना था, क्योंकि वह एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था जिसका इलाज आज तक संभव नहीं है। जिंदा रहना उसके लिए केवल दर्द था। उसे लगता था कि अमर भूत बनकर ही उसे मुक्ति मिल सकती है। इसी बीच आडोंग उसे फोन पर संपर्क करता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने याओशी को तुरंत नहीं छोड़ा तो सबकी जान चली जाएगी। लेकिन हाशिमोतो, जो मरने के लिए तैयार था, उसे अब किसी की जान की परवाह नहीं थी। उधर याओशी की मां की आत्मा आडोंग की गाड़ी में घुस जाती है और उसका दिल कुचलने की कोशिश करती है। आडोंग तुरंत गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और जानबूझकर गाड़ी टकरा देता है। इस तरह वह किसी तरह भूत से बचकर अपनी जान बचा पाता है। लेकिन याओशी की मां उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह उसका पीछा करते हुए मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाती है। आडोंग कई गोलियां चलाता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वह महिला भूत उसका दिल जोर से दबाने लगती है। उसे लगता है अब उसकी मौत तय है। लेकिन उसी समय याओशी की आत्मा अचानक प्रकट होती है और उसे बचा लेती है। दरअसल हाशिमोतो अमर भूत बनने के लिए आत्महत्या से पहले ड्रीम स्पंज को फिर से खोल देता है और याओशी की आत्मा को बाहर छोड़ देता है ताकि खुद उसमें कैद हो सके। फिर वह चाकू से अपनी जान ले लेता है। लेकिन हाशिमोतो एक बात समझ नहीं पाया। उसे लगा था कि याओशी और उसकी मां नफरत की वजह से भूत बने हैं। सच्चाई ठीक उलटी थी। वे भूत बने क्योंकि वे एक दूसरे से गहरा लगाव रखते थे और एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे थे। असल में याओशी की मां ने अपने बेटे को इसलिए मारा ताकि वह दर्द भरी जिंदगी से मुक्त हो सके। इसलिए भूत बनने की असली वजह नफरत नहीं होती, बल्कि वह गहरा प्यार होता है जिसे कोई छोड़ नहीं पाता। इसका मतलब इतनी चालाकी करने के बाद भी हाशिमोतो की मौत बेकार गई। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।